अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहे, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जैसे जैसे डे बाय डे हमारी ज़िंदगी गुजरती जाती है तो हम लोग बहुत सारे ज़िंदगी को अच्छे बुरे जो है क्लासिफिकेशंस भी कहूँगी उन लोगों को भी फेस करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जो बिल्कुल एक नई नई चीज़ होती है। मैं बड़ी हैरान हूँ। रिसेंटली मेरे पास ऑफ कोर्स हमारी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और सोशल मीडिया ने तो हमें हर चीज़ बहुत हमारे अप्रोच के बहुत करीब कर दी है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम फेसेस भी कर रहे हैं। तो लाइक कल मुझे एक वीडियो वायरल हुई और बेसिकली वो पहले सबसे पहले इंडिया में थी और अब वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ जो है ये क्राइम रेशो बढ़ रहा है। वो क्राइम रेशो बहुत डिफरेंट है। मैं सुन के यकीन करें मैं काफ़ी देर तक जो है मैं दिल घबराता रहा मेरा। इससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बेसिकली तो वो क्योंकि लैंग्वेज और एनवायरनमेंट से मालूम हो जाता है कि ये कहाँ की है, तो वो तो इंडिया की थी, तो उससे भी मेरा काफ़ी दिल। लेकिन जब पाकिस्तान में ये हुआ रिसेंटली, उन ख़वातीन को पकड़ लिया गया, तो यकीन करें मैं कहती हूँ ये क्या हो रहा है। अभी 2 ख़वातीन को पकड़ा गया है और पाकिस्तान का एक शहर है, गांव का है, उसकी उस जगह पर उन ख़वातीन ने बच्चों को अगवा किया और उनके इंटरनल ऑर्गन जो है वो निकाले गए। उसके बाद हमें हमारी बड़ी बहनों ने रिस्ट्रिक्शन दी कि बच्चों का बहुत ख्याल रखें और ये वो सब कुछ। तो प्लीज़ 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 मैं आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को समझती हैं, शाम को वो बाहर गली में खेलने के लिए भेज देती हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको पहचान नहीं होती, कोई चीज़ देने आए कोई ख़वातीन, क्योंकि ख़ातून ही पहले बच्चे को अगवा करती हैं, फिर अपने हस्बैंड को दे रही थी, फिर वो आगे सेल करती। और कॉस्ट क्या थी उसने बाकायदा, पुलिस ने उसका जब इंटरव्यू जो भी लिया, उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसने मेंशन किया कि जो मैं बेचती थी बच्चों को 30,000 से 40,000 तक। अब आप देख लें उन बच्चों के, जब वो वीडियो बनी तो वो सारे यहाँ से स्टिचेस लगे हुए थे। दिल दहल जाता है। मासूम बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आती और घरों में ये लोग नॉक करके पानी के बहाने, कुछ भी किसी रीज़न के बहाने वो अंदर आ जाते हैं। और ये भी एक है कि किसी तरह हरेसमेंट करके, आपको बेहोश करके, क्योंकि उनको ऑर्गन चाहिए होते हैं। वो कुछ एक नया एक आया गैंग, तो बहुत 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 ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी हमेशा जब भी मैं इंट्रो करती हूँ दुआ देती हूँ कि अपना और सबका इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें। तो प्लीज़ मोहल्ले को भी अपना घर समझें और इस पाकिस्तान को भी अपना घर समझें। तो ये ना समझें कि मैंने अपना दरवाज़ा लॉक कर दिया, मेरे बच्चे महफूज हो गए। ये सब इर्द गिर्द मोहल्ले के बच्चे एक साथ बड़े होते हैं, तो वो सब का ख्याल रखें, एक दूसरे की नॉलेज रखें। जो किराए पे किसी को घर दिया उसकी नॉलेज बहुत ज़रूर रखें। अननोन पर्सन, किसी की रिकमेंडेशन के बिना किसी को भी अपना घर रेंट में ना दें। तो ये है आज का मोटिवेशनल मैसेज, बी केयरफुल। लेट्स सी बात करेंगे ऑफ कोर्स जिस तरह ये हालिया बारिशें हुई हैं, इन्होंने तो तबाही मचाई हुई है। और 2-3 महीने से जो ऑफ कोर्स जब वेदर चेंज होता है तो ऑफ कोर्स हमारे बॉडी पर बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। और स्पेशली मैं ये कहूँगी कि जो डिज़ास्टर आया है फ्लड की सूरत में, उसने बहुत सारे एरियाज़ को और बहुत सारे लोगों को, ना सिर्फ उनकी माल व मवेशी तबाह हुए बल्कि उनकी अभी अपनी जानों का भी, उनके अपनी फैमिली के मेंबर्स भी उनसे जुदा हो गए। और अब वो ऐसे बेयारो मददगार, ना घर है ना पीने का पानी है, और ऊपर से मौसम, मच्छर, और ये जो मच्छर है ऑफ कोर्स पानी वहाँ ठहरा हुआ है, गंदगी गलाजत है, इसकी केयरिंग नहीं की जा रही अभी। और पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होता तो पानी को ही रोक लिया जाता, लेकिन उसको भी उन्होंने प्लानिंग नहीं की, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। तो वह आज सब फेजेस कर रहे हैं वो लोग। और ये कोई सैकड़ों की तादाद नहीं है, हज़ारों की नहीं है, लाखों की तादाद है। जो उस वक्त मासूम बच्चे, कोई औरत प्रेग्नेंट है, उसको, बहुत सारे लोग बड़ी प्रॉब्लम में, कहाँ जाएं वो लोग? वो खाने का देखें या शेल्टर का देखें। और जब ये गंदगी गलाजत होती है
ऑफ कोर्स वहाँ कोई स्प्रे नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त जो फेस करें वो है बुखार, डेंगू। अब इसके सद्देबाप क्या होगा, इससे कैसे क्योर हो जाए, कैसे इसे हम अपने आप को सेव करें। अब हम बोले आप सफाई का ख्याल रखें, तो हम जैसा कोई, मैं कहूँगी बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। उन बेचारों का हालत ऐसी है कि उनको ये कहें कि आप अपने पानी उबाल के पिएं, तो वो लोग, मैं क्या बोलूँ, हमें बड़ा शाउट करेंगे। तो ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। हम ये कह सकते हैं अपने जो शहर में रहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, पानी बॉयल करें या मिनरल वाटर, जो भी वटेवर वो अपना केयर। इस वक्त उन लोगों के भी सोचना है, और इस वक्त जो शहरों में जो हाल है, क्योंकि डेंगू को हम बहुत लाइट ले रहे हैं। डेंगू से, बुखार से और बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, बेबी कैंसर हो सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ी हैरान कौन हूँ कि इन इंडिकेशन से, इन बुखार से, इस बुखार की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में जन्म ले रही हैं। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे, इसका इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, इससे हम क्योर कैसे कर सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, और अगर हमारी फैमिली मेम्बर में लोग हैं उनको हम कैसे, अब अगर एक पर्सन बीमार है उसको कैसे हम लुक आफ्टर करें। उसको हमने ऐसे छोड़ देना है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, और हल्का फुल्का बुखार को हम लाइटली ले रहे हैं, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए कोई ना कोई, हम ये समझते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर हो, और जो इन तमाम चीज़ों को डेली फेजेस कर रहा हो। जब ये करते हैं तो मालूम होता है कि उनके पास डिफरेंट एक भी प्रैक्टिकल पेशेंट आते हैं, देन उनको फिर पता चलता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। इसकी क्या वैक्सीन बन गई है, क्या हमारे मुल्क में बनी है? नहीं, अभी इसका कोई सोल्यूशन अगर नहीं है तो हम उसका बिहाफ ऑफ उसका अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट क्या है, और अगर दुनिया में क्या है वो किस तरह इसको हैंडल करें, और हमारा मुल्क कैसे है। ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हम आपके साथ करेंगे, और बहुत ही सीनियर यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। और जब डॉक्टर्स की बात करें तो जब हम लोग कुछ डॉक्टर्स के नाम लेते हैं तो बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स अलर्ट हो जाएंगे, ओ माय गॉड डॉक्टर साहब आए हैं। यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मिनहाज किदवाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट डॉक्टर से, सीनियर पर्सन से मिलवा दें, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम ऑफ कोर्स गुफ्तगू, एक सेकंड पर्सन भी होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि गुफ्तगू के अंदर मज़ीद जान पड़ जाती है। तो यहाँ पर मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी से डॉक्टर एवज़ रिजवी। मैं शायद यहाँ पर मैं गलत ना बोलूँ जी, एवज़ रिजवी, कैसा है? मैंने सही कहा, एवज़ रिजवी, डॉक्टर एवज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सबसे पहले क्लियर करूँ, डॉक्टर साहब बहुत सीनियर हैं, और स्पेशली विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मलेरिया और डेंगू, पाकिस्तान में जब तारीख लिखी जाएगी उसमें डॉक्टर साहब का नाम, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने जो पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट्स पे काम किया, उन कॉन्सेप्ट पे काम किया जो सारे पुराने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइनस करने के बाद थे। इनकी ट्रेनिंग फ्रांस में हुई, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, आज नहीं 25 साल पहले की बात है, तो 90s के अर्ली डेज में। तो उसमें डॉक्टर साहब का आज बुलाना जो था ना, इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी आपके लिए और हमारे लिए बड़ी सर, पता मैं क्या कहना चाहती हूँ, डॉक्टर मिनहाज किदवाई, और मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं उनकी सारी, मतलब उनके वर्किंग बताती जाऊं और उनके बारे में, तो वो मेरे ख्याल में फिर हम लोग शायद डेंगू पे बात नहीं कर पाए। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब, इट्स ऑनर टू मी एंड ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी एंड विनर्स टीवी के डॉक्टर किदवाई साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनर शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट के एक आ गया है डिजास्टर भी, उसकी भी हवाएं, जैसे हम कहते हैं ना कोयटा की हवाएं चल गई हैं तो सर्दी हो गई है। डिजास्टर वहाँ आया है, लेकिन इफेक्ट पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेके, इसका थोड़ा सा मैं कहूँगी डेंगू का इंट्रोडक्शन हो जाए। देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम डिज़ास्टर की पहले बात करें कि डिज़ास्टर से मेरे ख्याल में इसको हम कंपेयर करें जिस तरह से कोविड आया था हमारे पास, सो कोविड की तरह ही इसको अगर हम मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें और उसको स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें, जिस तरह से एक कमांड काउंसिल बनी थी कोविड को मैनेज करने के लिए, सो ये डिज़ास्टर भी वही चीज़ मांगता है कि हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज करें, क्योंकि ये कोई आज में ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, लाखों लोगों की
सेहत इन्वॉल्व है, उनकी रिहेबिलिटेशन इन्वॉल्व है। तो ठीक है, एक कुदरती आफत आई है हमारे मुल्क के ऊपर, तो उसको उसी तरह से स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें जाहिर बात है जो डेंगी है वो भी एक बीमारी है, मगर वो बीमारी प्रिवेंटेबल है। हमारे पास कई बीमारियां ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि प्रिवेंटेबल हैं और मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज उसमें चीज़ ये है कि हमें वो एलिमेंट्स देखना पड़ेंगे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि बेसिकली जब बीमार हों और बीमार होते हैं तो फिर हम जाते हैं अस्पताल के पास। सो बीमारी और अस्पताल हमारे एक लाज़िम मलज़ूम आप कह लें, प्रिवेंशन का या हेल्थ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो सारी बीमारी हैं, डेंगी है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, ये सारी प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस हैं जिनको ये कि हमें प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर चेंज, और प्लस ये कि जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है, उनको इस्तेमाल होना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बैठें देखें, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसको मैनेज करने के लिए, कि ये जो बीमारियां हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, उनको भी अगर हम प्रिवेंट करने की स्ट्रेटजीज डेवलप कर लें तो हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो सकती हैं प्रॉपरली, लोगों की सेहत के हवाले से ख़ास तौर से। सो मैं ये कहूँगा कि ये जो डेंगी है और बाकी चीज़ें हैं वो प्रिवेंटेबल हैं और उनको प्रिवेंशन मोड में ही देखना चाहिए। अगर प्रिवेंशन हम कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि डेंगी के प्रिवेंटेबल एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि डेंगी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको डेंगी हो गया, बुखार हो गया, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि डेंगी में पहले फीवर होता है, उसके बाद बुखार आता है और उसके बाद उसकी क्रिटिकल इलनेस का टाइम पीरियड होता है, फिर उसका एक कन्वलेसेंट टाइम पीरियड होता है। इसका आम सा हमें कैसे इंडिकेट करता है कि आम अलामत कैसे मेंशन होती है? देखिए, बुखार होता है जिसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, ग्लैंड स्वॉल हो जाते हैं, रैश हो जाता है। सो ये एक बेसिकली अलामत है। लेकिन कुछ लोग 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं, फिर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए चीज़ें कि 2 दिन इसका एक टाइम पीरियड है, यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो टाइम पीरियड जो है वो 2 to 7 डेज का है, जिसमें ये कि उसका जो भी होना होता है वो उसमें हो जाता है। मगर चीज़ ये है कि इसमें आपको ज़रूरी ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें कि आपको हुआ है। हम लोग अक्सर जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ों को केयर नहीं करते हैं। अच्छा, बुखार हो गया, चलो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे अपने आप को। अच्छा, इसमें बुखार में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दवा अगर हम लें बुखार के लिए तो पैनाडोल लें, हम एस्पिरिन ना लें इसके अंदर, या आइबुप्रोफेन ना लें इसके अंदर। सो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पे लोगों को कम्युनिकेट करूँगा इस हवाले से, और एवज़ में ख्याल में इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि लोगों को इल्म नहीं है कि वो समझते हैं कि बुखार हो गया तो एस्पिरिन भी ले लो। डेंगी के बुखार में ख़ास तौर से आपको एस्पिरिन और अब्रूफेन ये नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल लेना चाहिए। और शायद उसी वजह से मेरे ख्याल में पैनाडोल की शॉर्टेज वाकई में हो गई है, और उसमें कई एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हम यूज्ड टू हो गए कि कौन सी चीज़ की इंपॉर्टेंस जब पाकिस्तान में बढ़ जाती है तो वो मार्केट से ख़त्म हो जाती है। मार्केटिंग के बेहतरीन आदमी है तो ये ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। सर ऐसा क्यों है सर? किस चीज की रिक्वायरमेंट अगर मुल्क में डिजास्टर है तो क्यों उसकी आपको मिसाल ना पूरे साल जो हमारी रसूमात होती हैं, ईद और बकरीद, जो रमजान की भी जो खरीदारी में उन्हें पता है कि डिमांड बढ़ जाएगी, वरना दुनिया भर में ये होता है कि स्पेशल इंसेंटिव्स होते हैं, पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं कि इन क्रिसमस के ज़मानों में या और ज़मानों में प्राइसेस पे एक डिस्काउंट्स मिलेगा, ताकि वो मोटिवेट होकर इन चीज़ों की तरफ आएँ और उन्हें एक सपोर्ट मिले फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। और वो भी देखें कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे होते हैं। इस पीरियड में उनका जो अपना बिजनेस का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो जाहिर है जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके प्रॉफिट्स भी आते हैं, वो अपने आप से ही जिससे खरीदते हैं उसी से प्रॉफिट्स पे जो है ना आपको वापस कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि भाई आज ज़रूरत पड़ गई है, बुखार आ गया है, तो खुदा ना खास्ता, और सबको पता है और अब ये क्लियर होता चला जा रहा है कि पैरासिटामोल
ये तो डॉक्टर साहब ने तो एक ब्रांड का नाम दिया, और भी पैरासीटामोल्स हैं, उन सब के मैन्युफैक्चरर्स ने ये किया कि सारी मार्केट शॉर्ट कर दी। और अभी आपने लास्ट वीक का लाहौर में छापे भी देखे होंगे कि वहां पे स्टोर की जा रही थी। ओह माय गॉड। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि स्टोर कर रही थी कंपनीज खुद, कि आपको ऑब्लाइज करने के लिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कि आप चाहे ओपनली इसको ब्लैक करेंगे। सर आवे कावाई हमारे दरमियान कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम औरंगजेब इलाही है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं औरंगजेब भाई? मैं जरा पूछना चाह रहा, आई जस्ट वांट टू टेक योर एडवाइस। मेरा पोता 8 साल का है ओके और उसको डेंगू हो गया है। परसों डेंगू का टेस्ट करवाया था तो वो पॉजिटिव आ गया है। ओके। उसे 4-5 दिन से बुखार हो रहे थे, ऑन एंड ऑफ होता रहा बुखार। तो बहरहाल 3 दिन से जो है, जब ये पता चला है तो हम लोग वो जिस तरह कहते हैं कि पैनाडोल एवरी 6 आवर्स 2-2 गोलियां देते रहे, ये दे रहे हैं। उसके प्लेटलेट्स हमने चेक करवाए थे परसों, वो 2,08,000 थे और कल रात को वो 1,68,68,000 हो गए हैं। तो चूंकि कमी हो गई है इसलिए हमें जरा कंसर्न हो गया है। और मैं टीवी पे आपका ये देख रहा था प्रोग्राम, तो काइंडली हेल्प मी, एडवाइज मी व्हाट टू डू। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान औरंगजेब कॉलर थे। डॉक्टर सब क्या कहते हैं? देखिए, आपको रिक्वायर्ड ये है कि आप जो प्लेटलेट्स हैं, काउंट हैं, उसको वॉश रखें और उसको मैनेज करते रहें। अगर आप समझते हैं ये ब्लड काउंट मज़ीद ज़्यादा कम हो रहा है तो आप फ़ौरन इसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है इस सिलसिले में, और ये कि खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़े तो आप कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं ताकि पेशेंट की नर्सिंग केयर है वो प्रॉपरली मैनेज किए जा सके। तो आप इसको क्रिटिकली वॉच करें प्लेटलेट काउंट को ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि जो है वो आप देख सकें कि खुदा खास कोई क्रिटिकल लेवल आए तो उससे पहले आप जो है ना वो अस्पताल में जाएं और उसका मैनेज करें इसको। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड समझिए आप ये कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ओके, तो जो टाइम पीरियड होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आम अल्फाज में उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बुखार में हमारे पास यहाँ पर जब ज़ाहिर बात हम लोगों को अगर डेंगू हो जाए तो इसके मुतालिक में इसी के साथ जुड़ता हुआ ये इंक्यूबेशन हमारे नाजरीन को भी पता चले कि हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं बुखार में। देखिए, वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर ये कि डिजीज़ को फलने फूलने का मौका मिलता है इस पीरियड में, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जहाँ पे डिजीज़ सामने आ जाती है वो डिजीज़ ओवर्ट हो जाती है, तो ये जो टाइम पीरियड है जो कि डिजीज़ डेवलप हो रही होती है बॉडी में, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। गुड। अच्छा, कुछ ज़रा बता, आपके घर में जैसे इनके घर में एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो दूसरे लोग कैसे महफूज रख सकते हैं? ये कोई जरासीम है जो दूसरे को लग जाए जैसे बुखार में, या कोई इसका वायरल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये वायरल तो है अपनी जगह पे, मगर जब तक ये कि वो डेंगू का मच्छर आपको नहीं काटेगा और इन्फेक्ट नहीं करेगा उस वक्त तक जो है ना वो चीज़ आप पे इफेक्ट नहीं हो सकती है। सो आपकी कोशिश ये होगी कि अपने जितने भी सराउंडिंग में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मच्छर को अट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐसी कोई बात आपके नज़दीक हो सकती है, तो अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करें उस चीज़ से, ताकि अपने आप को आप महफूज रख सकें। सर, इब्तदाई तौर पे अगर हमें डेंगू हो जाए, जैसे हमें हो गया फॉर एग्जांपल, उनको हो गया या किसी को भी, हमें क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स, घबराना नहीं। घबरा अरे डॉक्टर साहब खुदा, कहाँ से इन्होंने बात निकाली? घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज ये कि मोस्ट ऑफ द केसेस में डेंगू मैनेज हो जाता है। बॉडी में आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो कि डेंगू को मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ आपको जैसे मैंने पहले कहा क्लोजली वॉच करनी है अपनी प्लेटलेट्स को और सीबीसी काउंट को, ताकि जो है ना वो आप एक क्रिटिकल वॉच रख सकें। और इसमें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं कि डेंगू हो गए तो अस्पताल चले गए, नहीं, आपको घर पे ही अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हैवी फ्लूइड डाइट्स आप रख लें, उसमें बनाना कहा जाता है, पपीते का जूस कहा जाता है, सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर अवेलेबल। तो उसमें ये कि जो है ना वो आपने इसको अपने आप को घर में ही मैनेज करना है। कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डेंगू हो गया तो मसला हो जाएगा। हाँ, मसला उस वक्त हो सकता है जब आपका प्लेटलेट काउंट कम हो।
ओके अच्छा डॉक्टर एवज साहब ये बताएं, कुछ लोग जाहिर सी बात है हमारे उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, हमारे दादा नानी और नानियाँ ख़ास तौर पे दादियाँ जो बड़ी अच्छे तरीके से हमारा केयर करती हैं, तो कुछ होम रेमेडीज़ करती हैं, तो क्या इसमें कितनी सदाकत है कि जो होम रेमेडीज़ में लाइक कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल दालचीनी का कावा या अदरक, यू नो अबाउट के इन हर्ब से ही मेडिसिन भी बनती हैं, अदरक को जो है उसको भी मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, या लेमन है, तो ऐसी चीज़ों को लोग कहवे के तौर पे, लेमन की ज़बान कड़वी है तो आप बेटा इसको नींबू डाल के पी लें, उसका भी बड़ा अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग घर में करते हैं, क्या ये गुड है हमारे लिए? देखिए ये रेमेडीज जो है नेचुरल वाले या हमारे जो बुजुर्ग किया करते थे उनकी वैल्यूज हैं, उनके एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जो डिजीज डेंगू और मलेरिया है ना, जिस नौयत की आज, जिस शिद्दत की आज है, उस जमाने में नहीं होती थी। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बल्कि आपने अभी एक सवाल किया था कि 2 दिन में चला जाता है, क्या डेंगू है? एक्चुअली आज का डॉक्टर भी कंफ्यूज है इन डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। हालांकि बिल्कुल क्लियर कट है कि वो इसका जो बुखार होता है उसका पैटर्न और होता है, उसकी जो शिद्दत होती है वो और होती है कि आपको 1-2 लिहाज से भी कंट्रोल नहीं होता, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो उसको साइंटिफिकली मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन लॉजिकल थोड़ी ये बनती है, इन हमारे नाना नानियों के, अपने हमारी नाना नानी तो और पुराने थे कि उनके ज़माने की जो रेमेडीज़ थी उनकी वैल्यू ये थी कि अगर आप अंडरस्टैंड करें कि डेंगू होता क्या है, जब ये डेंगू हो जाता है तो उसमें सबसे पहले हमारी जो कुछ सुराख हैं जो अपने जिसमें से कुछ चीज़ें लीक होना शुरू हो जाती हैं, उसमें सबसे पहली प्लेटलेट है। और दिमाग में हमारे लोगों के सबसे पहले जो है प्लेटलेट का आ जाता है, उन्होंने भी प्लेटलेट की बात की। प्लेटलेट का डिक्रीज होना एक सीरियस बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आपका जो अपना हाइड्रेशन का जो वो है, आपका जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का होना, तो वो ये बुजुर्ग हमारे जो थे ये दालचीनी और विटामिन सी, और क्योंकि इम्यून सिस्टम को साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे ब्लड प्रेशर की क्या पोजीशन है, उसको मॉनिटर करते रहना है। प्लस उसके साथ ये देखना है कि उसके लिहाज से, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पपीता या बनाना जो है उसकी जो है अपने अफादियत है कि वो एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। और वहाँ पे जो आपकी कमजोरी हुई है, तो सारा का सारा जो जोर है ना, आम आदमी के ये देखा गया है कि वो जो है वो प्लेटलेट्स पे पड़ता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं, और बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये घबराने की उसमें नहीं है कि आप फौरन भागने की कोशिश करें, इस चक्कर में ये होता है कि ये आज हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं 130 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपको बगैर सिफारिश के कोई एक अंदर एडमिट नहीं करता हॉस्पिटल में। अगर ये नॉर्मली एक सेंस के साथ अच्छे सेंसिबल डॉक्टर को बता दिया जाए कि ये साइन और सिम्टम्स हैं, और ये 2 दिन के बाद जाने वाला नहीं, कभी भी डेंगू नहीं है, ये आम तरह का और वायरल हो सकता है, कोई और इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिनका एज ए अलामत ये आया है। अदरवाइज वही जो आपने जो अपने इंक्यूबेशन पीरियड की बात की थी, और लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि कल मैं पार्क में गया था या उनके स्टूडियो में गया था तो वहाँ पे मुझे मच्छर ने काटा और आज मुझे डेंगू हो गया। ऐसा नहीं, एक पीरियड होता है, क्या कहते हैं कि जब एक मच्छर, बल्कि मैं आपको क्लियर कर दूं, मच्छर नहीं होता, मच्छर नहीं होती है मिसेस बस बड़ा खुश हो जाए जो डॉक्टर आ रहा है मुझे ये जरूर बता रहे ये मच्छर नहीं है, ये मच्छर नहीं है। ये मच्छर उसको कहते हैं फीमेल एनाफ्लाई, जो एहतियात करें फिर देख लें। तो वो क्या करती है, वो काटती है और वहां से ब्लड सेक करती है, और उसके बाद जो है ना लेके कहीं और जाती है। बदनाम कर दिया खवातीन को। हालांकि ये जो डेंगू थी या वो थी, आपने अगर आप, मैं तो नहीं चाह रहा था कि किसी और का नाम लो, आपने कहा तो वो एक छोटा सा मच्छर जो नाक जानती है, उसका आगे डायलॉग के क्या है, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत डीपली बन। अच्छा डॉक्टर साहब आप ही से, डॉक्टर एवज साहब ये बताइए, जैसे सॉरी टू से कि डेंगू अब आया है, आपने जैसे कहा कि पहले दौर में पहले बड़ा मशहूर था कि बुखार जब ज्यादा हो जाए तो वो क्या गर्दन तोड़ बुखार में, तो कुछ लोगों की डेथ भी हुई है इसमें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा नहीं था, उस वक्त भी कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां थी जो बुखार ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहते थे गर्दन तोड़ बुखार या बुखार की डेथ। हम और मलेरिया का हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता था, वो भी मच्छर से ही होता था, जो हम लोगों को बहुत शदीद सर्दी लगती थी कि हम लोग 2-2 3-3 अगर रजाइयाँ ब्लैंकेट ओढ़े तो भी कंट्रोल नहीं होता था, और ऑफकोर्स हमें लागर से हो जाते थे, कुव्वत मदाफित यानी हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता था, हम बस उठकते पुटकते डॉक्टर के पास पहुंचते थे, और देन फिर उसकी एक प्रोसीजर कम से कम 7 डेज उसको भी लगते थे अपनी दोबारा हमें अपनी जिंदगी में। जबान बहुत कड़वी हो जाती थी, हालत निढाल हो जाती थी, तो हमें बैक होने में भी 7 डेज लगते थे। अच्छा एक और चीज क्लियर कर दूं कि मैंने अभी कहा भी कि कंफ्यूज डायग्नोसिस होती है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा जो डॉक्टर्स हैं एक अकाउंट बना लिया है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ये वो बुखार है जिसकी कोई वजह नहीं,
जैसे होता था ना जब यहाँ पे कोई लोग मरते थे तो कहते किसने मारा, कहते हथौड़ा ग्रुप ने मारा। तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन जो है ना उसको कह दिया। अच्छा, बात जो मैंने शुरू में भी कही थी, आज इंटेंसिटी ऑफ जो डेंगू या मलेरिया है उससे ज़्यादा क्यों है कि इसका जो इनिशिएट होती है ना, इसकी हिस्ट्री तो मिलती है कोई हमें 1800 में भी मिलती है, और अर्ली डेज में ड्रग डिस्कवरीज शुरू हो गई थी, कौन कौन सी आ गई, तो उसमें ये ट्रांसफर होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इंक्यूबेशन में वहाँ से बाइट करता है, एक हेल्दी आदमी को करता है, फिर उसके लीवर में एक फॉर्म होता है, फिर एक आदमी जो होता है वो कैरियर बन जाता है, उसको एक फिर ताज़ा फ्रेश मच्छर नहीं उसको आगे अगर काटती है तो फिर एक नए आदमी को काट के एक नया साइकिल चल जाता है। अब क्योंकि आज वो जमाना जो है ना दुनिया भर में ट्रैवलिंग्स हो रही हैं, वरना पहले ये होता था, अगर आप रिकॉल करें कि जब आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न खासतौर पे हमारे इस रीजन के लोग जब कहीं जाते थे वो पूछते थे पाकिस्तान से हैं या वहाँ से और कंट्री से आए, तो वहाँ के भाई इनका अपना मलेरिया टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे जो टेस्ट होते थे बहुत जरूरी थे। और आज क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग हो रही है तो वहाँ ट्रांसमिशन के अब कुछ कंट्रीज हैं, हालांकि यूएसए में भी बहुत केसेस हुए हैं डेंगू के। सर कंट्रीज पे हम बात करेंगे कंटिन्यू वैक्सीन के बारे में, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या है उसके बारे में हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। डॉक्टर एवज साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मिनहाज किदवाई साहब मौजूद हैं। इट्स ऑनर टू मी। हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।